अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ है राना मोहम्मद अजीम साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, वफाकी दारुल हुकूमत में तो 28वीं तरमीम का शोर है। ये बातें भी सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी को अभी तक जो भी मुजव्वज़ा कुछ तरमीम है या तरामीम है या कुछ चीज़ें हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए हुकूमती जो वफ्द है, जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून है, वो इस वक्त कोशिशें कर रही है। और अगले हफ्ते का रोज़ भी बताया जा रहा है कि शायद हफ्ते के रोज़ तक ये मामला ख़त्म कर लिया जाए, अगले हफ्ते में। तो अब क्या इस तरमीम में हो सकता है और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ज़रा ये भी बता रहे हैं, क्योंकि अब बजट आने वाला है, पता नहीं हुकूमत को बजट का सामना है या अवाम को बजट का सामना है, क्योंकि बजट के अंदर ये बताया जा रहा है कि 400 अरब रुपए से ज़ायद के इजाफी टैक्स इक़दामात भी ज़ेरे गौर हैं। हम इस दफ़ा का जो टैक्स हदफ था उस हवाले से बखूबी वाकिफ़ हैं। इस वक्त आप लोग भी लेवी की मद में वो अदा कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स हदफ पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए अब जब मज़ीद इस हदफ को इनक्रीज़ कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर वो टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाएगा, इस्लाहात क्या होंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही महंगा लहर है, उसमें अपोजिशन का किरदार क्या है, इस पर भी हमने बात करनी है। रान साहब, सबसे पहले तो अगर हम ये बात करें, बजट आ रहा है 400 अरब रुपया, हम सुन रहे हैं कि शायद उसमें मज़ीद जो आप एक टारगेट रखने जा रहे हैं उसमें इजाफा हो जाएगा, और महंगाई दूसरी तरफ अभी की हम बात कर लें तो अवाम बहुत परेशान है। पहले ऐसा करते हैं कि आपको अवामी रद्द-ए-अमल सुना देते हैं कि इस वक्त अवाम क्या सोच रहे हैं, और फिर हुकूमत ने ऐसे हालात में ये बजट पेश करना है तो हुकूमत कैसा बजट ला रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, ईद कुर्बान आने वाली है, आगे गेहूं वगैरह इसका भी रेट आया रोज ही बढ़ता जा रहा है। खाना था हमने घर 25 रुपए पहले किराया था, अभी ये 34-33 मांग रहे हैं। कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए ना किराया भी बढ़ गया है। हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करे हम पे कुछ तरस खाएं। 20 किलो का थैला अब 50 रुपए महंगा हो गया है। इसकी वजह से रोटी का रेट भी ऊपर हो चुका है। इस बार कुर्बानी देखने को नहीं मिलेगी, करनी तो दूर की बात हो गई। बहुत बुरे हाल हैं। खुदाया इन हुक्मरानों को अल्लाह जज़ा दे। दवाई बड़ी महंगी है, कितने ਅਸੀਂ 15 दिन लै रहे हैं मरीज दी, वो 3 दिनों की लै रहे ना, मरीज को फर्क पैंदा ना कुछ। मेडिसिन इतनी महंगी है, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। जो चीजें 500 की थी वो अब 700 रुपए की हो गई हैं। जिसकी तनख्वाही 20,000 हो, 30,000 हो, वो क्या करेगा। आगे से ईद भी आने वाली है। लाहौर में जाना वा अगे किराया देदा 350 पौने 400, हुण 600 रुपया किराया लेंदे ने। ठीक है, पेट्रोल इन्ना आंदे ने महंगा है। तुहाडी मेहरबानी इन्हां नूं कहो कि थोड़ा जिहा कंट्रोल करो। आटे का थोड़ा 50 रुपए फिर से महंगा कर दिया गया है। बड़ी बेरोजगारी हो चुकी है। गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करे। हर दुकानदार का अपनी मर्जी का रेट है। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आम बंदा कुर्बानी भी नहीं कर सकता। और कुर्बानी जो पहले बकरा 1,20,000 का था 10 किलो का, अब कम से कम 1,50,60 का हो चुका है। 250 किराया सी, हुण 340 रुपए किराया हो गया। कारोबार है को नहीं, 500-700 रुपए की दिहाड़ी लगती है जी। महंगाई इन्नी कोई की करिए, केड़े पासे जाइए। आपने देखा है कि ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स थे सोसाइटी के, मतलब कोई किराए पर बात कर रहा है, कोई आटे पर बात कर रहा है, कोई अशिया खुरोनोश जो घर की हैं उन पर बात कर रहा है। मतलब मुख्तलिफ जो अगर हम चीज़ें देखें, सब में ही लोगों को परेशानी का सामना है। राना साहब, हालात तो इस वक्त ये हैं, और जो बताया जा रहा है जी 400 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगेंगे इस बजट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि महंगाई का तूफ़ान जो है ना, वो है सिर्फ आम आदमी के लिए। जो ख़ास आदमी है ना, उनको इससे फ़ायदा है। अच्छा, उनको इससे फ़ायदा है। आप देखें शरह सूद जो भरा है, लोगों की बड़ी बड़ी रकमें ख़ास आदमियों की बैंकों में भरी हैं, उनकी तो होगी मौजें। एक बड़ा इंडस्ट्रियल जो है, बड़ा आदमी जो है, अगर वो कोई चीज़ बनाता था 5 रुपए की, बाजार में बिकती थी 5.25 की, अगर महंगाई हो गई तो वो उसी चीज़ को अपने कंट्रोल में करके वो 7 की बेचेगा, अगले को 8 की बेच। मसला तो कंज्यूमर के लिए है। बिल्कुल। अब वो देखिए, वो औरत कह रही है कि मैं जो 15 दिन की मेडिसिन लेके जाती थी, अब बामुश्किल 3 दिन की मेडिसिन मिलती है उसी पैसे। अब वो शख्स कहता है रोटी महंगी हो गई है। एक शख्स कहता है कि 500-600 रुपया किराया हाफिजाबाद से लाहौर का मैं दे रहा हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ये कोई वो इनमें से कोई भी किसी सियासी जमात का नहीं है। हाँ जी, ये वो लोग हैं जो आम आदमी है, जिनको वादा किया गया था कि आपको 200 बिजली के यूनिट फ्री देंगे, जिनको वादा किया गया था, इसी मुल्क में वादा किया गया था 1 करोड़ नौकरी देंगे। हर सियासी जमात ने वादा किया था। हाँ, एक काम किया, 2 करोड़ बेरोजगारी दे दी। 1 करोड़ नौकरी दी नहीं दी, 2 करोड़ बेरोजगारी दे दी है। यहाँ पे
कहा गया था जनाब रोटी इतनी सस्ती होगी कि आप सोचेंगे। याद करें, मुझे बड़े मियाँ साहब की वो तकरीर याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे दौर में रोटी कितने की मिलती थी, जी जी, उन्होंने हमारे दौर में जनाब सब्जी कितने की मिलती थी। तो जनाब मियाँ साहब आप ही का दौर है, 2016 का कंपैरिजन बता रहे थे वो खान साहब के दौर से। तो आइए आप उनका दौर है, 2022 से लेकर आज के दिन तक उनका दौर है। देखें बात बड़ी सिंपल सी है, अवाम को मार दिया आपने। मेडिसिन महंगी, किराया महंगा, अद्वियात महंगी, कीमतें खुर्दोनोश महंगी। कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो सस्ती है। हर सस्ती चीज़ भी महंगी, हर सस्ती चीज़ पे महंगी। और ऊपर से ये जो नया बजट पे टैक्स लगाने जा रहे हैं जी। एक तो ईद कुर्बान से पहले अवाम की कुर्बानी हो गई। आपको तो नहीं, इस बार 2 कुर्बानियाँ हुई हैं। एक ये गरीबों की कुर्बानी आपने दे दी महंगाई पे। जी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी ये हुई है क्योंकि हर घर में कुर्बानी हुई है, तकरीबन हर घर में कुर्बानी हुई है अवाम की, महंगाई के हाथों। उसके बाद अगली कुर्बानी जो है वो बजट पे आएगी जी। तो बकर ईद में मुझे बताए, मैं आज भी मंडियों से चक्कर लगा के आया हूँ, गाहक नहीं है। तो जब उनसे पूछते हैं तो वाह वाली बात जो आपने कल प्रोग्राम में कहा था, वो कहते हैं लोग बकरे लेके आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, कि वापस किस तरह लेके जाएंगे। आज मैंने एक गाय वाले से पूछा, मैं कभी कितने की है, उसने कहा जितने देने हैं ले जाओ। मैं कहा यार ये क्या बात हुई। उसने कहा अगले 12, 14, 15 दिन जो है इसको खाना भी खिलाना है, इसको जो चारा डालना है वो भी बड़ा महंगा है, और यहाँ पे किराया भी मैंने देना है, यहाँ पे ठेका जो है वो भी पैसे देने हैं, और जब ये नहीं बिकनी तो इसको वापस लेके भी जाना। रान साहब 13 से 14 रोज़ रह गए हैं ईद उल अज़हा में, और आप देख लें कि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि ईद है। कोई जानवर की बात ही नहीं कर रहा, कोई ये मतलब मंडियों में रुझान ही नहीं है, अभी तक बात ही नहीं हो रही है। सर ना मंडियों में रुझान, कुव्वत खरीदी नहीं है, ना मंडियों में रुझान है, ना ही रुझान जो है वो बाज़ारों में है। छोटे मोटे कपड़े तो खरीदे जाते थे ना जी, कोई खवातीन जाती थी बाज़ारों में, बच्चों के लिए कुछ लेने जाते थे। नहीं है रुझान, कुफ्ते खरीद नहीं है जी। और कुफ्ते खरीद इसलिए नहीं है कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। और हमें हमारे जो है ना सियासतदान, पता वो क्या फरमाते हैं, मुल्क सही सीमत पे चल पड़ा है। जी जी। ये मुझे सिर्फ इतना बता दें सही सीमत क्या है, ये इतना बता दें कि सही सीमत कहते किसको हैं, ये बता दें हमें। अगर यही सिर्फ लफ्ज़ हमें बता दें कि सही सीमत कहते किसको हैं तो हमें समझ लग जाए कि है क्या सीमत। अब आप इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में चले जाएं तो शहर इक़्तिदार में आप जाकर ज़रा उन सियासतदानों से पूछ लें ना, किसी एक सियासतदान से, भाई आप बताओ रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं इसके रेट क्या है। नहीं पता सर, वो इसलिए किसी को नजराने में आ जाती है और किसी की तनख्वाह इतनी है। मुझे उस दिन देखे ना खेलदास गोस्तानी साहब ने कहा मैंने 18,000 दे के भेजा और मेरा कुक लेके आया। अब 18,000 में हमने पूछा कि एक हफ्ते का, मैंने कहा नहीं आज का ही ना, या 2 दिन का होगा। भाई जिसकी तनख्वाह 40,000 है, जिसकी तनख्वाह 50,000 है, जिसकी तनख्वाह 1 लाख, चले मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं तमाम सियासी जमातों को, 1 लाख वाले शख्स का महीने का बजट बना दे मुझे, जिसके सिर्फ 2 बच्चे हों, किराए के घर पे वो रह रहा हूं, मुझे उसका बजट बना के दिखा दें कि मैं 1 लाख वाले का अगर बजट बना दें ये कि जिसमें उसको 3 टाइम की रोटी मिल जाए, जिसमें उसके बच्चों की फीस निकल जाए, जिसमें खुदा न खासा गमी खुशी हो, वो हो जाए तो मैं मान लूं। तो जो लोग जिनकी तनख्वाह इससे कम है वो क्या करेंगे। और भाई जी बोलोगे ना तो फिर वही होगा, सच आखा ते भजन खाखा डरदी सच ना आखा, कह दे दिता सच तो मोर उस तो बाद होना की है। बिल्कुल, मरकज़ की आप बात कर रहे थे, आप उधर ही मरकज़ की तरफ ही चलते हैं। साकिब साहब, वाकई ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो लोग ये फैसला कर रहे होते हैं कि ये मिनिमम वेजेस होंगी, ये लोगों की जो है कुव्वत ख़रीद के मामलात हैं, इतना हमें इजाफा कर देना चाहिए टैक्स में, वाकई उनको इल्म भी होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है और आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है 40,000, 41,000, 45,000 में गुजारा करना। हमजा साहब, बड़ी क्लियर सी पिक्चर आपको जो आप देख सकते हैं, हमारे नाजरीन देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो बजट बना रहे होते हैं, यानी कि अगर वज़ीर ख़जाना साहब की हम बात करें तो वो इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं हैं, वो सिलेक्टेड हैं, मतलब सेलेक्ट करके वो लाए गए हैं, टेक्नोक्रेट हैं, वो बैंकर थे इससे पहले तो, और वो भी टॉप की पोजीशन पे थे, हेड थे बैंक के। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पिछले 15-20 साल में कोई ऐसी सिचुएशन देखी हो। आज भी एक स्टेटमेंट कोई उनकी चल रही थी कि जो महंगाई है उसकी शरह इतनी नीचे आ गई है, और ये वो इस तरह की वो अदादो शुमार की जो गुमनगेरी है वो अच्छा भला जो है वो एसी लगा हुआ हो, ठंडे कमरे हों और हर किस्म की सहूलत आपके सामने हो।
अच्छी अच्छी बातें आप करते होते हैं। अब जब बाहर निकलते हैं, बाहर का माहौल देखते हैं, तो फिर आपको जो है वो पता चलता है कि असल में क्या हो रहा है। तो जो ग्राउंड पे जो हकायक हमें नज़र आते हैं कि बहुत सारे हमारे करीबी खुद अभी मैं पिछले 2-4 रोज़ की बात कर रहा हूँ कि वो आइंदा का एक बजट बना रहे थे कि ईद आ रही है, ईद कुर्बान है, कैसे उसको एडजस्ट करें, कैसे जो है वो को बचत कर लें। मतलब लोगों का, राणा साहब 1 लाख रुपए की बात कर रहे थे ना कि 1 लाख, तो वो कि बहुत कम लोग हैं जिनकी सैलरी 1 लाख या 1 लाख से जायद है। मेरा ख्याल ये है कि एक एवरेज जो एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की एवरेज जो सैलरी है वो 40 से 60 के दरमियान या 70 के दरमियान है एवरेज जो सैलरी है, और 40 से 70 कैसे गुजारा कर रहे होंगे ये मतलब सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राणा साहब, ये सारी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो करप्शन भी एक बहुत बड़ा नासूर है। जैसे हम 2 रोज़ हमने बात की, सब बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये ड्रग के ऊपर जो बात हो रही है, अनमोल पिंकी के ऊपर बात हो रही है, लेकिन करप्शन माफिया भी तो यहाँ पर है, उसके हवाले से भी तो कुछ एक्शन होना चाहिए। बड़ी मसले वाली बात तो मैं पिछले दिनों फ्रांस गया हुआ था जी, वहाँ पर मुझे एक पाकिस्तानी मिले जो ओवरसीज़ के हेड हैं, और पाकिस्तान की उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि उन्होंने परचम लगाया हुआ था। अच्छा। और वाहद वो मुझे नज़र आए कि जिन्होंने वो परचम, सरदार ज़हूर उनका नाम था, परचम लगाया हुआ। मैंने कहा जी सरदार साहब, इतनी मोहब्बत, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान के लिए जीना है, पाकिस्तान के लिए मरना है, मैं बहुत बड़ा कारोबार भी करता हूँ लेकिन मेरी पहचान पाकिस्तान। क्या मुझे उन्होंने एक वाक़या सुनाया। अच्छा, मैंने उस वाक़े, उसने बड़ी खूबसूरत बात, उन्होंने कहा यार मेरा तल्लक है फतेह जंग से। ठीक है। कहते मैं काफ़ी अरसे बाद अपने घर गया, मैं जिस रोड से गुजरा, साकिब साहब बड़ी मज़े वाली बात है, उन्होंने कहा मैं जिस रोड से गुजरा, कोरोना का दिन थे, उसने कहा उस रोड पे मैंने देखा कि मेरी गाड़ी जो थी ना उसने कोई 300 झटके खाए। अच्छा। इतना टूटा हुआ रोड था, मट्टी हर चीज़। कहता मैं अगले दिन वहाँ की इंतज़ामिया के पास गया, मुझे जानते थे उन्होंने, मैंने कहा यार मैं पाकिस्तान को गिफ्ट देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा आप बताएं क्या गिफ्ट दूँ। उन्होंने कहा ये फ़लाँ चौंक है, ज़रा वो ठीक करा दे। उन्होंने कहा यार वो तो छोटा सा है, कितना खर्चा होगा। उसने कहा 3 लाख। उनका छोरे यार बड़ा काम था, वो 3 किलोमीटर का एक एरिया था। उन्होंने कहा मैं वो आपको बना के दूँ। उन्होंने कहा जनाब वो तो बड़ा महंगा। एक्सटीमेट बनाया गया तो बना कोई 7 करोड़ रुपये की। ठीक है। वो कहते हैं मैंने अरेंज किया हुआ था, फौरी तौर पे डंपर शंपर आए, वो रोड ऐसा बना दिया जो आज तक नहीं टूटा। कहते मैंने रोड बना दिया, पैसे भी मैंने दिए, सारा कुछ मैंने दिए। सरदार सलीम हैदर साहब को बुलाया, उस वक्त तो गवर्नर नहीं थे, इन्होंने वहाँ पे फीता शिता काटा, सारा कुछ कर दिया। सरदार ज़हूर साहब कहते हैं मैं चले गया। अच्छा, मैंने उसके बाद जब उन्होंने मुझे बात की ना तो मैंने कहा थोड़ा रिकॉर्ड निकालो। तो मज़े वाली बात है, मैंने वो रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि वाकई बनाया तो इन्होंने है, सरदार ज़हूर ने, लेकिन उस बनाई के 3 दफ़ा पैसे सरकार ले गई है। सरकार ले गई है? ले गई, मतलब ठेकेदार ने सरकार से भी लिए, इनसे भी लिए हैं, इन्होंने खुद बना दिया ना। हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा खाते में तो नहीं चलाइए। ओके ओके ओके। खाते में उसका ठेका आ गया, फिर ठेका पूरा भी हो गया, फिर ठेका पूरा होने के बाद 3 दफा हो गया, और बाकी सड़कें टूट गई है। वो सड़क इसलिए आज तक कायम है कि वो एक शख्स ने पाकिस्तान के लिए बनाई। बनी हुई सड़क उन्होंने जो है खातों में दोबारा बना दी। उसके बाद आप आ जाए, ये चंद दिन पहले मंडी बहाउद्दीन के इलाके से, ये बड़ा सुनने वाली चीज़ है साकिब बशीर साहब, एक सरकारी महकमे का अफसर गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं जैसे कोई सरकारी इदारे के लोग चुप उठा के ले गए, एंटी करप्शन फला फला, कुछ कहते हैं कोई और उठा के ले गए। काफी दिन तक वो गायब रहता है, एसडीओ रैंक का या एक्सीएन रैंक का कोई आदमी है, गायब रहता है। उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है। पता चलता है कि इस मौसूफ ने 3 ठेकों में पैसे नहीं दिए थे जिनको देने थे। उस सियासी शख्सियत जिसको पैसे देने थे वो रिकवरी करवाने गए थे, रिकवरी कराने के लिए उसको उठा लिया गया। ये मंडी बहाउद्दीन इनके इलाके वहां का वाक्य है, ठीक है, उनको उठा लिया गया। फिर उसे कहा गया तुमने ये कहना है कि तुम्हें फलां सरकारी इदारे ने उठाया। मेरा एक सवाल है आज हाकिम वक्त से, अगर उसे किसी सरकारी इदारे ने उठाया तो किसी करप्शन पे उठाया तो उस पर FIR क्यों नहीं? अगर उसे किसी प्राइवेट सेक्टर ने उठाया तो किस जुर्रत से उठाया? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, उसके खिलाफ तगड़े लोग हैं। यहाँ पे करप्शन की कहानी आप कहते हैं, करप्शन की कहानी तो आम है कि वो एक बंदा बेचारा 7 करोड़ दे के सड़क बनाता है इस पाकिस्तान के लिए, तो उसका भी 3 दफा पैसे खा लिए जाते हैं। एक शख्स जो है वो अफसर है, उसको उठा लिया जाता है कि हिस्सा नहीं देता। किसको रोकेंगे? अगर मेरे मुल्क में ये करप्शन रुक जाए, अगर मेरे मुल्क में ठेकेदार माफिया कंट्रोल हो जाए,
अगर मेरे मुल्क में ये सरकारी माफिया जो हिस्सा लेता है ये कंट्रोल हो जाए, अगर मेरे मुल्क के अंदर सियासी माफिया चाहे वो किसी भी जमात से है वो अगर हिस्सा लेता कंट्रोल हो जाए, अल्लाह की कसम हमें कर्ज लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक, हमें मकरूज होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम इसलिए मकरूज होते हैं। मुझे एक और छोटी, मुशर्रफ साहब के पास में जाता हूँ दुबई, जब एक वाकया होता है एबटाबाद वाला, उसके बाद अगले दिन मैं उसका इंटरव्यू करने जाता हूँ दुबई में, इंटरव्यू करता हूँ मुशर्रफ साहब का, अल्लाह उनको जन्नत में मुकाम अता फरमाए। तो जनरल साहब मुझे एक वाकया सुनाते हैं, कहते तुम्हें पता है कि पाकिस्तान में जब सैलाब आया तो हमने वर्ल्ड बैंक की एक टीम से कर्ज लेना था। कहते जब हमने उनको अपने सारे हालात बताए तो एक टीम गई हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको कर्ज देंगे बिला सूद, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही। ये सैलाब का या जलजले का टाइम? सैलाब का। आपको पता जनूबी पंजाब पूरा जी याद करें ना, एक वक्त था बहुत खौफनाक सैलाब आया था उसमें। उन्होंने कहा जी ये जब ये सारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको बिला सूद कर्जा देते हैं। तो वहाँ पे बैठे कहते एक बड़ी शख्सियत ने कहा ना 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 ऐ ना कम करो, आप कर्जा हमें उस तरह दे जितना देते हैं और हमें हमारा हिस्सा भी हमारे साथ तय करें। मतलब आप इंटरेस्ट पे ही हमें दें लेकिन हमारा कट अंदर दे दें। क्या करेंगे आप? अच्छा, हम जिन पे हम तकिया करते हैं तो ये वही पत्ते हवा दे रहे हैं। अच्छा साकिब साहब, ऐसे मामलात में ना माजी में हम सुनते थे कि जब कोई ऐसी खबर आ जाती थी तो हम कहते थे कि जी कि इस पे सुओ मोटो होना चाहिए, अदालत को चाहिए इस पे आज खुद नोटिस ले ले। छोटी छोटी बात होती थी, दो बंदों की लड़ाई हो जाती थी, वो भी कहते थे कि जी कि अब चाहिए कि जी कि इस पे आज खुद नोटिस ले लिया जाए। और बाकी कुछ चीज़ें होती थी जो बाकी मसले ऐसे होते थे कि जिस पे आज खुद नोटिस हो जाता था। अब किसका इख्तियार है सुओ मोटो लेना, आज खुद नोटिस लेना? अदालतों की जानिब से हमने पहले माजी में तो देखा है कि बहुत चीज़ों पे ये नोटिस लिए भी जाते रहे हैं। अब वफाकी आईनी अदालत भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, किसका इख्तियार है? किसी कमेटी का इख्तियार है? कोई चीफ जस्टिस ले सकता है, कोई एक जज ले सकता है, हाई कोर्ट का जज भी ले सकता है कि नहीं ले सकता? ये क्या मामला है और वफाकी आईनी अदालत सर इस पर क्या क्लैरिटी दे रही है? वफाकी आईनी अदालत ने तो क्लैरिटी दे दी है अब्दुल्ला साहब, लेकिन ये अभी जो पिंकी का मामला हुआ है ना कराची का, तो हम कोर्ट रिपोर्टर बैठे आपस में बात कर रहे थे कि हम बड़ा मिस कर रहे हैं ये। आज अगर वो ज़माना होता आज खुद नोटिस वाला तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले चुकी होती। तो सारी जो है वो नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ होती कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो वो ज़माना अब गया। वफाकी आईनी अदालत के जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने अच्छा साकिब साहब ये बात आगे कंटिन्यू कीजिएगा। इफ्तिखार चौधरी साहब को ज्यादा याद कर रहे थे या साकिब निसार साहब को आप ज्यादा याद कर रहे थे कोर्ट रिपोर्टर्स? जी मैं उसी तरफ बढ़ने लगा था कि दोनों जो अदवार हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और साकिब निसार साहब, दोनों अदवार में सबसे ज़्यादा जो सो मोटो है आज खुद नोटिस जो है वो लिए गए हैं और गैर ज़रूरी आज खुद नोटिस जो है वो लिए गए हैं। एक राय मौजूद है और मैं किसी हद तक इस राय से भी इत्तेफाक करता हूँ कि आज अदलिया को जो दिन देखना पड़ रहा है कि हुकूमत वक़्त ने 26वीं तरमीम लाई, अदलिया के पर काट दिए, फिर 27वीं तरमीम लाई और फिर 28वीं भी आनी है, बहुत सारी चीज़ें आगे। तो ये इसके पीछे इन सारी तब्दीलियों की जो वजह है, एक वो अदलिया का अपना कंडक्ट भी है और वो आपको शुरू करना पड़ेगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से। जो अदलिया बहाली तहरीक थी, उस तहरीक को अगर आप याद करें तो उस वक़्त आम आदमी का ये कॉन्सेप्ट था, या उस बहाली तहरीक में जो पॉलिटिकल पार्टी थी, सिविल सोसाइटी थी, सहाफ़ी थे, तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि ये अदलिया बहाल होगी तो मुल्क में निज़ाम इंसाफ मजबूत होगा और आम लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो वो जब ये इफ्तिखार चौधरी साहब जो है वो बहाल हो गए तो अली अहमद कुर्द साहब क्योंकि बड़े पेश थे अदलिया बहाली तारीख में, बड़े दबंग उनकी तकारीर होती थी, तो वो हमें अदालती राहदारियों में कम नजर आते थे। तो कहीं पे किसी तकरीब में नजर आ जाते तो उनसे पूछते थे सर आप नजर नहीं आते, पेश नहीं हो रहे। तो वो जो जैसे जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब सोमोटो ले रहे थे तो वो मायूस थे। वो कहते थे हमने जिस मकसद के लिए अदलिया बहाल कराई थी वो मकसद हाल नहीं हो रहा, आम आदमी को इंसाफ तक रसाई मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। ये सिर्फ जो है वो हेडलाइंस के लिए और इस तरह बड़ी बड़ी चीज़ों पे जो है वो ले रहे हैं सोमोटो। इसी तरह साकिब निसार साहब ने भी बहुत ज़्यादा सोमोटो लिए और अदलिया ने ये रिकॉर्डिंग का जो बड़ा मशहूर केस है
इसमें सोमोटो लिया गया था तो उसमें पाकिस्तान की स्टेट को बहुत बड़ा जो नुकसान हो रहा था, उसको बड़ा मैनेज किया गया चीज़ों को। तो कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात अगर आप अपने इख्तियार से बाहर निकलेंगे तो फिर उसके नेगेटिव असरात भी होते हैं। और एक जो नेगेटिव असर है वो ये 26वीं 27वीं तरमीम, मैं ये समझता हूं कि ये वही असरात हैं, इस वजह से जो है वो ये तब्दीलियां की गई। अब वफाकी आईनी अदालत कह रही है कि सोवोटो का इख्तियार हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो दरख्वास्त गुजार आएगा उसको हम कानून और आइन के मुताबिक सुनेंगे और एग्जेक्टिव के इख्तियारात में, एग्जेक्टिव के कामों में हम उस तरह मुदाखलत नहीं करेंगे। साकिब निसार साहब जो है उन पर देखिए ये इल्ज़ाम भी आता है कि 2018 के इलेक्शन में उस वक्त वो सोमोटो ले रहे थे, जो मुस्लिम लीग नून है उनको ग्रिल किया जा रहा था और वो मुख्तलिफ जगहों पे, यहाँ रावलपिंडी में जो उस वक्त हमें याद है कि शेख रशीद साहब के साथ वो जो मीडिया कैमरों के साथ जो वो जाया करते थे, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे, सोमोटो ले रहे थे, तो वो भी जो अदलिया थी वो आइडियल नहीं थी, उससे आम आदमी को उस तरह का इंसाफ नहीं मिल रहा था। हाँ, ठीक है, जो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो निचले लेवल पे हल नहीं होते थे, ऊपर लेवल पे कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाया करता था सोमोटो पे। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहें कि निज़ाम इंसाफ बहुत अच्छा था तो मैं समझता हूं कि सोमोटो से निज़ाम इंसाफ इतना अच्छा भी नहीं था। बिल्कुल ठीक है, सियासी लोग भी यही कहते हैं कि जो हमें फिक्स कर रहे थे अब उनको फिक्स कर दिया और उसकी वजह ये सोमोटो जो नोटिसेज हैं ये भी एक बताए जाते हैं। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। जो सवाल अब उठ रहा है, अवाम सिर्फ इस चीज़ पर सवाल नहीं उठा रहे कि हुकूमत हमें क्या दे रही है। अब अवाम जब भी हम उनसे बात कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अपोजिशन हमारे लिए इस वक्त क्या कर रही है, क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और अवाम इन चीज़ों को लाजमी तौर पर देखते हैं, चाहे जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो वो, लेकिन अब वो देखते हैं कि हमारी आवाज़ कौन बन रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या ऑपोजिशन मुत्तहिद हो पाएगी? ऑपोजिशन अभी सोच रही है कि किसी तहरीक का आगाज़ करेंगे, कोई मूवमेंट सामने आएगी, कोई गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और अब 28वीं तरमीम की भी बाज़गश्त है कि वो शायद अगले हफ्ते ही हुकूमत पेश कर देगी और उसको मंजूर भी करवा लेगी। इसी पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, अब आवाम तो सर ये सवाल कर रहे हैं, इवन आपके जो सपोर्टर्स हैं आप लोग देखते होंगे कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि पब्लिक के लिए क्या हो रहा है। आपकी पूरी जमात की सबसे बड़ी जमात है ऑपोजिशन की और दीगर जो ऑपोजिशन की जमातें हैं ये पब्लिक के लिए, अवाम के लिए क्या कर रही हैं, ये सर सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग मुतमईन हैं ऑपोजिशन की कारकर्दगी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच तारिक साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है इस हद तक कि इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं मुल्की मामलात को लेकर और उनके अंदर अपोजिशन का एक किरदार होता है और हम अपना वो किरदार अदा कर रहे हैं। आज अगर हम बैरूनी सतह के ऊपर अगर बैरूनी हमले हमारे पे हुए तो पूरी कौम बुनियादुल मरसूस बन के सामने आई, लेकिन अंदरूनी मामलात के अंदर ये हुकूमत जिसका जो प्रेरोगेटिव था उसके अंदर ये हर महाज के ऊपर मैं ये समझता हूँ रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जो बात चली इसके ऊपर भी ये रेत की दीवारें साबित हो रहे हैं। इस मुल्क के अंदर कैपिटल सारे का सारा बाहर जा रहा है। आपके वो ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने कहा कि पिछले 2 साल के अंदर $100 अरब जो है वो यहाँ से निकल के चला गया और वो बाकायदा मेहनत कर रहे थे कि ये इसका 10% भी अगर पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाए तो इकोनॉमी का पहिया चल पड़े। तो मसाइल तो बेतहाशा हैं और उन मसाइल के ऊपर ऑपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चारों सूबों के अंदर ऑपोजिशन लीडर की शक्ल के अंदर मौजूद है, वफाक के अंदर मौजूद है। हम लोग बात करते हैं, पार्लियामान के अंदर करते हैं, असेंबलीज के अंदर करते हैं, लेकिन शोमिये किस्मत के उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, उन चीज़ों को मीडिया के अंदर उस तरह कवरेज नहीं दी जाती। बल्कि बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, बैरिस्टर साहब मुझे 5 ऐसे एहतजाज बता दें जिनकी कॉल आपने दी हो महंगाई पे, अवाम के मसाइल पे, 5 ऐसे मुझे एहतजाज बता दें आप। देखिए राना साहब, हमारी जब भी कॉल होती है उसके अंदर महंगाई का एलिमेंट सबसे आगे होता है। हम हर मंगल को अगर अडियाला के बाहर खड़े होते हैं तो वहां पे अगर वहां पे क्योंकि मीडिया
हमें कवरेज देता नहीं है। अगर कवरेज दे तो अलीमा खान से लेकर वहाँ पे बैरिस्टर गौर अली खान तक हर आदमी, हमारे ऑपोजिशन लीडर जो है महमूद खान नचकज़ई, सेनेट के अंदर अलामा राजा नासिर अब्बास, यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर हमारे मोइन रिजा कुरैशी, हर एक महंगाई के ऊपर बात करता है, लेकिन हमें कवरेज नहीं दी जाती। हम क्यों नहीं बात करेंगे? हम तो वो जमात है इमरान खान की जो बात ही इंसाफ के हवाले से करते हैं, और वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि आज जिस तरह के मामलात हमारे इस मुल्क के अंदर बने पड़े हैं, उस हवाले से कौन नहीं बात करेगा। हम तो अपनी एक मौसर आवाज उठाए बैठे हैं, जिसके ऊपर हमें बार बार देखें, हमें एहतजाज करने नहीं दिया जाता, जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। हम कहते हैं हमें यहाँ पे चले जमात इस्लामी एहतजाज करिए 15 तारीख को, उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि जमात इस्लामी को ना उन्होंने पकड़ना है ना उन्होंने कुछ करना है, उसमें शामिल हो जाएं। बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त कही राना साहब के जमात इस्लामी की कॉल है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जमात इस्लामी भी जब मेरिट की बात करती है, जब महंगाई के खिलाफ बात करती है, तो उनको भी उठा लिया जाता है। इस मुल्क के अंदर जो है वो कहा था ना फैज ने कि कोई ना सर उठा के चले। हालात तो इस तरह के बन गए हैं, निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। तो जो भी करते हैं, आपने अताउल्लाह महंगल साहब को देखा, बीएनपी महंगल के वो इस हुकूमत का हिस्सा थे, आज वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। कभी उनको किसी किस्म की कवरेज के हवाले से बात की, आज बलोचिस्तान जो है उसके अंदर दिन रोज हम वहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात देख रहे हैं। बन्नू के अंदर 15 हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के लोग बताइएगा। एक तो बैरिस्टर साहब जो राना साहब का सवाल बड़ा स्पेसिफिक है और ये बात मानने वाली है। मुझे पता है कि असम्बली के फ्लोर पे भी आपके लोगों ने स्पीचेस की हैं, आपने अडियाला जेल के बाहर भी स्पीचेस की हैं, सोशल मीडिया पे आ जाती हैं चीज़ें जो महंगाई के हवाले से, लेकिन स्पेसिफिकली महंगाई पर एक एहतजाज की कॉल देना पीटीआई की जानिब से ये नहीं दी गई, ये एक एडमिटेड फैक्ट है। इस पर भी कमेंट बेशक कर दीजिएगा। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि ईद से पहले आपको लगता है कि अदालती जो महाजों पे आप जा रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं? अब तो लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले 10 दिनों में 2 मुख्तलिफ केसेस में लाहौर और फैसलाबाद के जो सज़ा मुअत्तल की है एक जो मुल्ज़मान थे उसमें, जुनैद शाही की किया गया। वो ट्रेंड लगता है कि उसमें थोड़ी सी आ रही है नरमी? देखें, जो आपका पहला सवाल था उसके अंदर तो मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक नहीं करूंगा। हमारी हर कॉल जो मंगल की होती है उसके अंदर जो हमें एक एजेंडा दिया जाता है, उसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल, इन सब के हवाले से हमें वहाँ पे एहतजाज के लिए कहा जाता है। लेकिन आप भी देखते हैं, और एहतजाज की दूसरी सूरत है जो आईने पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइडेड है कि हम किसी जगह पे सड़कें ब्लॉक करें, किसी जगह पे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो ये लेवरेज पिछले 3-3.5 साल से नहीं है। जब भी इस तरह की हमको कॉल देते हैं जिसके अंदर हम ये एजेंडा रखते हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ बतौर अपोजिशन की जमात अवाम के हकूक की बात करने जा रहे हैं, हमारे MPs MNs को उठा लिया जाता है, उनके ऊपर 780 के पर्चे दे दिए जाते हैं, गद्दारी बगावत के लेबल उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो ये मैं इससे इत्तफाक नहीं करूंगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसको अवाम पाकिस्तान ने वोट दिए, वो पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ की बात नहीं करती। हम बिल्कुल करते हैं, हर महाज के ऊपर करते हैं, मीडिया के ऊपर बैठ के बात करते हैं, जहां हमें स्पेस मिलती है हम वो बात करते हैं। और दूसरी बात जो आपने अदालत की जिस तरह पहले तारड़ साहब ने भी बात की कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को बिल्कुल बेबस कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि पहाड़ साहब और जुनैद अफजल शाही की जो है वो सस्पेंड हुई है सेंटेंसेस। लेकिन यहाँ पे ये देखने की बात है कि अफजाल अजीम पहाड़ के ऊपर सेम वही FIR है जो शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ऊपर, और बाकी सारे जो हमारे असीरान है, उमर सरफराज चीमा, सेम FIR है। तो उनके साथ हमारा आईने पाकिस्तान आर्टिकल 25 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि बराबरी होगी कानून के सामने सबकी। लेकिन ये कैसी बराबरी है कि एक ही मुकदमे के अंदर एक ही किरदार के ऊपर एक आदमी की सजा सस्पेंड कर दी जाती है और बाकी 5 या 6 की सस्पेंड नहीं की जाती। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की अदालत
मुझे तो आने वाले दिनों के अंदर अदालत से हमें कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं, तो हम अदालत के दरवाजे को खटखटाते रहेंगे। हमारी लीगल टीम, सलमान सफदर साहब बहुत जो है जानशीनी के साथ वो ये सारे केसेस को लड़ रहे हैं, और मेरिट के ऊपर अगर इन केसेस को सुन लिया जाए, अब तो सर सूरत हाल ये है कि इन केसेस को सुना नहीं जा रहा, तारीख निकलती है, उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्शन आ जाता है नैब की तरफ से, और फिर वो आगे लंबा हो जाता है। बैरिस्टर साहब, मामला ये है कि हम सिर्फ वो बात नहीं कर रहे, मतलब कि ये जो आप महंगाई वाली बात कर रहे हैं या आवाम की बात कर रहे हैं ना सर, आप लोग ऐसे ही करते हैं कि चलें बात हो रही थी उसमें आप एक बात कर देते हैं, वरना ना पीटीआई को किसी मीडिया की ज़रूरत है, हमने देखा है, ना पीटीआई को ट्रेंड बनाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत है। आज तक पीटीआई ने एक भी ट्रेंड महंगाई पे सर नहीं बनाया। आप लोग बहुत सारे ट्रेंड्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन महंगाई शायद कोई इशू ही नहीं है। हमने सर पिछली दफ़ा ये देखा था वैसे ईद से पहले कि खोसा साहब ने कहा था कि इमरान खान ईद घर पे करेंगे। सर आप लोग इतने मायूस हो गए हैं, इस दफ़ा कोई ये बात भी नहीं कर रहा है, ईद फिर आ रही है, खान साहब ईद जेल में ही करेंगे, आप लोगों ने तस्लीम कर लिया। देखिए तारड़ साहब, आपके इस सवाल के जवाब में तो मैं सिर्फ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर रिपोर्ट आपको पढ़ के सुना दूं, जिसके अंदर फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी बड़ा हुकूमत के ऊपर तनकीद की कि आज़ादी जो इजहार राय है उसको तो ख़त्म कर दिया इस हुकूमत ने। आपने पीका ले आए, एक आम आदमी को आप उठाते हैं और उसको उठाकर अगर वो बेचारा महंगाई की अपने मसाइल की बात करता है, आप उसके ऊपर पीका लगाते हैं कि ये तो रियासत मुखालिफ बयानिया बन गया, और उसको आप उठाकर, और वो उस तरह के केसेस के अंदर जो तादाद है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी वो हज़ारों की तादाद के अंदर है, और रोज़ जो है जो NCCIA है वो रोज FIRs करती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। जहाँ पे 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है तो फिर पीपल्स पार्टी का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए कुछ चीज़ें उसूली तौर पर बहुत मुश्किल हैं। वो 18वीं तरमीम का मामला है जिसका हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्रेडिट भी लिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तवील मुशावरत के बाद आप यूनानिमसली ही कह सकते हैं कि ये तरमीम करवाई गई थी, और इस पर बहुत ज़्यादा मुशावरत हुई थी। और अब NFC अवार्ड का मामला आ रहा है, सूबों का मसला है, चलें वो शायद इस दफ़ा डिस्कस ना हो, लेकिन बाकी मामलात भी हैं, और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा मसला जो महंगाई का है वो भी पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकता है, क्योंकि सवाल पीपल्स पार्टी से भी होगा कि आपके पास तमाम आईनी ओहदे थे, आप लोग जो थे उनकी आपकी वजह से गवर्नमेंट मौजूद थी और गवर्नमेंट को प्रेशर भी नहीं ले रही थी, तो आपने उस वक्त क्या किया? ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार फैज़ान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सरदार साहब पहले सर 28वीं तरमीम के हवाले से बात कर लेते हैं। 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, जब भी इसकी बात होगी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो नाम है वो सर फहरिस्त रहेगा कि आप लोगों ने मिल के किया। 28वीं तरमीम का मामला है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं सर, उसमें इशू ये है कि वो जो 18वीं तरमीम का आप लोग क्रेडिट लेते रहे हैं शायद उसमें तब्दीली होगी, तो क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ होगा मुमकिना तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने मुझे फिर मौका दिया। तो ये जो अमेंडमेंट आ रही है इस हवाले से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी ऐसी तरमीम जो इस मुल्क के लिए या जमहूरियत के लिए जिससे नुकसान होगा वो कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका साथ नहीं देगी। और हाँ, अगर ये तरमीम इस मुल्क के लिए बेहतर होगी, इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतर होगी और जमहूरियत इससे मजबूत होगी तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरमीम का भरपूर साथ देगी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हमें ये बता दें कि किस तरह पता चलेगा कि ये जमहूरियत के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर? पता इस तरह चलेगा जी कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है मफाहमत के, उनको बादशाह कहा जाता है। तो वो जमहूरियत के लिए उन्होंने अपने सारे जो इख्तियारात थे वो आपको पता है कि उन्होंने निचले लेवल तक उनको किया, लेकिन आज भी जो तरमीम है वो कभी भी ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब कोई ऐसा काम करें जिससे इस मुल्क के सिस्टम को और डेमोक्रेसी को नुकसान हो। तो वो जो फैसला करेंगे
चेयरमैन साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, वो इंशाअल्लाह इस अवाम को भी पूरा यकीन है और हमें पूरा यकीन है कि वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए ही होगा जो फैसला होगा। साकिब साहब। अच्छा सरदार साहब, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने, रिवर्स करने की बात हो रही है और पीपल्स पार्टी 2010 से हम देख रहे हैं कि ऑनवर्ड आज तक पिछले 16 साल हर तकरीर में, हर जगह पे, हर वक्त वो क्रेडिट लेते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये काम किया था और सूबों को एम्पावर किया था, सूबाई खुद मुख्तारी दी थी। तो अब अगर वो सूबाई खुद मुख्तारी पर हरफ आता है, उसको तब्दील करने की बात की जाती है, या जो फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ख़ास तौर पर उस पर अगर कोई हरफ आता है, उसमें तब्दीली की बात की जाती है, तो पीपल्स पार्टी इस तरमीम के साथ खड़ी होगी या मुखालफ खड़ी होगी या कोई दरमियाना रास्ता अपनाएगी? देखिए नहीं, दरमियाना रास्ता तो कोई नहीं है, या इसके साथ हैं या इसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ंड्स के हवाले से दीगर, देखें जब तरमीम होती है तो उसमें बेहतरी आती है, वक्त के साथ चीज़ें जब आगे चलती हैं तो उसमें चेंजेस कोई होना कोई बुरी बात मैं नहीं समझता। लेकिन जहाँ तक फेडरेशन की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सूबों को कमज़ोर करेंगे तो फिर फेडरेशन भी कमज़ोर होगी। तो कोई ऐसा फ़ैसला मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा फ़ैसला करे जिससे फेडरेशन को नुकसान हो। और मैं समझता हूँ कि जो लोग फ़ैसला करने वाले जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी ये पता है कि हम कोई ऐसा काम जो है नहीं करेंगे, क्योंकि देखें ये जो पाकिस्तान है इसमें बहुत सी कौमियत हैं और बहुत से हमारे 4 सूबे हैं जो, और गिलगित है, कश्मीर है, तो हर किसी का एक अपना तरीका है, एक अपना सिस्टम है। और उनके जो फ़ंड्स के हवाले से आप देखें कि पंजाब इस टाइम सबसे ज़्यादा फ़ंड अगर पंजाब के पास है, तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और इसकी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है, और फिर सिंध, बलूचिस्तान, KP। तो कोई ऐसा काम जिससे इस सूबाई खुद मुख्तारी को नुकसान हो, लेकिन हाँ इसमें यह हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें जो अभी ऐसी समझी जाएं कि जो फेडरल के पास होनी चाहिए, तो उसमें आप तरमीम करने में मैं नहीं समझता कि कोई उसमें ऐसी बुराई है। लेकिन इंशाअल्लाह आप ये पूरा यकीन रखें कि आसिफ अली जरदारी साहब के हाथों से कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि जिससे जमहूरियत को और इस मुल्क को नुकसान हो। फैज़ान साहब, पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान ये नारा लगाया। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में कहा कि हम आम आवाम के साथ हैं। इस दफ़ा क्या हो गया? महंगाई इंतहा को पहुंच गई। आप तो रोज़ाना आवाम में फिरते हैं, जाते हैं, हर मौके पे आपको देखा जाता है। ये महंगाई जो है ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इस महंगाई पे? राना साहब, बात इस तरह है कि इस मुल्क में महंगाई इस वक्त जो है वो जो आवाम के हालात हैं वो बदतरीन हालात हैं। उसकी वजह ये है, ये मैं कहना नहीं चाहता, मेरा दिल इस चीज़ पे बड़ा परेशान भी होता है। और जैसे ही आपको पता है कि मैं हल्के में होता हूँ, तो मैं जब देखता हूँ कि चिकन जो है वो 550 पे है, तो एक गरीब आदमी बड़ी बात है जी। आपको चिकन के रेट का पता है? हम तो सियासतदानों से चिकन का रेट पूछते हैं तो उनको पता नहीं होता, शायद वो ख़रीदते नहीं है। बड़ी बात है कि आपको चिकन के रेट का पता है। वो मैं क्योंकि लोगों में होता हूँ ना जी, तो मैं उधर ही बैठता हूँ और मैं गवर्नर साहब की तरह उधर ही जाके किसी ठेले पे भी बैठ जाता हूँ जी। तो मैं किसी ठेले पे भी बैठ जाता हूँ, किसी उधर जाके देखता हूँ, पूछता हूँ, तो पता चलता है कि महंगाई से जो है लोग बिल्कुल तंग हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें इस टाइम एक मजबूरी है, और वो मजबूरी है इस सिस्टम को चलाने की। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिस्टम को अगर बीच में से आप माइनस कर दें तो ये सिस्टम नहीं चल सकता, और जब ये सिस्टम नहीं चलेगा तो ये मुल्क नहीं चलेगा, और फिर ये जो हालात हैं इससे भी बदतरीन हालात आएंगे। तो ये मजबूरी का जो हमारा साथ है, ये ईमानदारी की बात है कि इस मुल्क की आवाम के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए है। बाकी आप देखें कि हमारे पास तो आईनी ओहदे हैं, तो इख्तियारात जो हैं वो सारे गवर्नमेंट के पास हैं, फ़ैसले सारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर्स और उन्होंने करने हैं। तो हम इस हद तक साथ हैं कि इस सिस्टम को चलना चाहिए, चीज़ें बेहतरी की तरफ आनी चाहिए। और आप ये यकीन रखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो हालिया मीटिंग्स हुई उसमें भी ये बताया कि अगर बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा
तो हम उसमें भरपूर अपना आवाज़ भी उठाएंगे और उसमें अपना किरदार भी अदा करेंगे। और हमारी ये कोशिश है कि ये जो बजट आए ये जो है अवाम दोस्त बजट हो और लोगों की मुश्किलात हल हों और उनको रिलीफ मिले। ठीक हो गया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। साकिब साहब, आपकी जानिब सर मैं आऊँगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर मामला लेके। बड़ा इस पे पहले भी मसाइल रहे हैं, जिस वक्त ये प्रोग्राम आ रहा था उस वक्त भी इसके नाम के हवाले से मसाइल थे। अब ये कहा जा रहा है कि ये सूबों को दे दिया जाए, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अगर पीपल्स पार्टी चलाना चाहती है तो इसको सिंध में जैसे मर्जी चलाए। ये वजह क्या है और इस पे पीपल्स पार्टी क्या अग्री कर जाएगी कि वफाक इस मामले को निकाले और सूबों को दे दे? वजह इसमें वही फंड्स का मामला है, क्योंकि जो सूबे हैं, जो मरकज़ है वो कहता है कि सूबे अपने हिस्से के फंड्स जो है वो ले जाते हैं और उसके बाद BISP में जो फंड्स जा रहे हैं 700-800 अरब रुपया, वो जो है वो मरकज़ से जो है मरकज़ को देने पड़ते हैं। तो अब इस किस्म की जो तजवीज़ है वो गर्दिश कर रही है कि जो BISP वाला मामला है वो सूबों को कहा जाए और फिर सूबे की मर्ज़ी होगी कि वो इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको मुख्तलिफ शक्ल में रखते हैं या वो किस तरह चलाना चाहते हैं, वो उनकी मर्ज़ी पर मुनहसर होगा। तो इसके पीछे जो वजूहात बताई जा रही हैं, एक तो जो आपको पता होगा तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग इससे मुंसलिक हैं और इसमें तालीमी वजीफ़ा भी है, कफ़ालत भी है, इसके अलावा हुनरमंद लोगों के लिए भी कुछ है वो रखा गया है। और इसमें रिसेंटली ये जो अभी बिजली के बिलों में वो जो टारगेटेड वो जो सब्सिडी है उनको भी इससे साथ मुंसलिक करने का प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। तो इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, एक के मरकज को सारा बर्डन उठाना पड़ता है, सूबे भी कंट्रीब्यूट करें। दूसरी बात ये कि इससे जितने भी लोग मुंसलिक हुए हैं कोई भी ऐसी फिगर मौजूद नहीं है कि किसी ने कहा हो कि मैं क्योंकि 8 साल से ले रहा हूं तो अब 9वें साल मेरी जो है वो सूरत हाल ठीक हो गई है, कोई बच्चे जवान हो गए हैं, वो पढ़ गए हैं या उनको कोई जॉब मिल गई है तो इसलिए हम डिसकंटिन्यू करेंगे। तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये एक चीज ये बताई जा रही है और दूसरी चीज 2020 में भी 19 में भी और उसके बाद भी कुछ ऐसे अदादोशुमार आए कि जिसमें जो है वो एक बड़ी तादाद में 23 अरब रुपया जो है 2015 से 25 के दौरान ये सरकारी मुलाजमीन जो है वो उनको दिया जाता रहा। उसके हवाले से ऑडिट रिपोर्ट्स भी आई थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे राना अजीम साहब को साकिब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।